हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा और अब समय बहुत कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब भी आप करने बैठिए, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के दौरान कुछ चीज़ें जो नई आपको मिलती हैं उनको नोट कर लीजिए और उनका रिवीज़न कर लीजिए। समय बहुत कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। जिसको भी हमसे पहले आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरे बताने से पहले ही आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही है। कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, ये गलत है। ऐसा काम उल्का पिंड करते हैं। कौन करते हैं? उल्का पिंड। ये मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ग्रह से टूटे हुए हैं और ये धातु और चट्टान से बने हैं, कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, केवल ए और सी सही है। अब 4 जो आपके सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं उनको जान लीजिए। पहला है सेरेस, ठीक है ना, सेरेस। इसके बाद है वेस्टा, दूसरे नंबर पर है। इसके बाद है पलस और चौथा जो है आपका हाइजिया। क्या है? हाइजिया। ये जो आपके 4 है ना, सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, देखते हैं 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ए और बी, आपके दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा, यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। यदि 2 स्थान ए और बी क्रमशः 20 डिग्री पूर्व 95 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं तो स्थान ए और बी के बीच कितना समय अंतराल होगा? आपको इसका जवाब देना है। समझिए, जो आपकी 180 डिग्री देशांतर है, इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, क्योंकि इस रेखा के जो दोनों ओर 1 दिन का अंतर होगा, मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, इसके इधर भी 1 दिन का अंतर होगा और इधर भी 1 दिन का अंतर होगा, ठीक है। समझिएगा कैसे। अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तब 1 दिन बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, तब 1 दिन बढ़ जाएगा। जब 0 डिग्री से
180 डिग्री पश्चिम की ओर आएंगे तब एक दिन घट जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे एक चीज और जानिएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी, जैसे दो देशांतर है, इसके जो बीच की दूरी है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। इसका मतलब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, और ऐसे अगर वो 15 डिग्री घूम जाए तो कितना समय लेगी? 60 मिनट का समय लेगी वो 15 डिग्री घूमने में। अब आते हैं अपने सवाल पर, समझिएगा। 20 डिग्री पूर्व और 95 डिग्री पूर्व के बीच में अंतराल पूछा तो कितने का अंतराल है? 75 डिग्री पूर्व। और आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 75 डिग्री बराबर 300 मिनट के। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना घंटे में, तो 300 को आप 60 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5 घंटे। आपका राइट जवाब पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर इस सवाल में कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, जो पृथ्वी है वो जो चारों ओर उसके घूम रही है। ठीक है, तो इसी कारण जो है ऐसा होता है, तो ये भी ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। सारे के सारे आपके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं, ये कथन गलत है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। अब समझिएगा, जो आपका उष्ण कटिबंधीय वन है यहाँ शुष्क मौसम नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज, 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, इनके पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए साल भर ये पेड़ आपको हरे भरे दिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है, सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है, बिल्कुल सही है। सहारा में रातें अत्यंत ठंडी, तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री, बिल्कुल सही है। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल भी पूछता है, तो इसका क्षेत्रफल है 33,20,000 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। नोट कर लीजिएगा, 2 एडिशन पॉइंट आपको मिल गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए, कौन से कथन सही सुमेलित हैं? चूना पत्थर संगमरमर, चिकनी मिट्टी स्लेट, बलुआ पत्थर संगमरमर नहीं होगा। ए और बी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो बलुआ पत्थर का क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। क्या होता है? क्वार्टजाइट, ये बलुआ पत्थर का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं।
निम्नलिखित गैसों में कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 21% आपकी ऑक्सीजन है, 78% आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है। आर्गन कितनी है? आर्गन की मात्रा है 0.93% और CO2 की मात्रा है 0.03%। और बाकी जो आपका बचता है उसमें आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। कितने में? लगभग कह सकते हो 0.04% में अदर गैसेस आती हैं। ये था आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। क्या ये कथन सही है? देखिए, इसके आंसर में आयोग ने डी को माना है, चौथे को माना है, डी ऑप्शन को, जबकि ये गलत है। राइट जवाब आपका बी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरा वाला इसका राइट जवाब होगा। कैसे होगा बी या दूसरा कैसे होगा, चलिए देखते हैं। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, गलत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं बाह्य मंडल द्वारा। गलत है भैया। बाह्य मंडल में समझिएगा हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। क्षोभ मंडल क्या है समझिएगा एक एक मंडल को। क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आप जानते हैं समताप मंडल को। इसमें क्या होता है? वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श स्थिति यहीं पाई जाती है। फिर आता है मध्य मंडल। ये क्वेश्चन कई बार करवाया हूँ। उल्का पिंड यहाँ आने पर जल जाते हैं। और फिर आता है आपका आयन मंडल। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और ये रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो उसके अनुसार इसका आंसर आयन मंडल होना चाहिए। जबकि ऑप्शन बाह्य मंडल को दे करके पूछा है तो आपका राइट जवाब तो दूसरा ही होगा इसमें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है अमेजन बेसिन के वनों के विनाश के बारे में दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। सही विकल्प का आंसर आपको देना है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ठीक है। विकसित गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, ये भी सही है। तो आपका दोनों कथन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। 11 क्या कह रहा है? सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? जवाब दीजिएगा। कह रहा है नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना है। बिल्कुल। केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान, और देखिए केवल जो आएगा वो गलत हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, तो ए और सी आपका सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से कौन से उपविषय पढ़ाए जा सकते हैं? जन्म एवं मृत्यु दर, महिला एवं पुरुष की जनसंख्या की तुलना, बढ़ती श्रमिक संख्या। प्रवचन स्वरूप ये गलत है, तो आप ए, बी और सी, अर्थात ए, बी और सी पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें किसी भी प्रकार को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। यही इतने इसके राइट ऑप्शन होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है।
मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं, ये गलत है। तो केवल और केवल ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, अब बारी आ गई, जब बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था तो उझवार किसे कहते हैं? देखिए, जो साधारण हल चलाने वाले को, साधारण हल चलाने वाले को, ठीक है। कड़ेसियार किसे कहते हैं? देखिए, जो भूमिहीन मजदूर है, भूमिहीन मजदूर, जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, ठीक है, मजदूर। अधिमई किसे कहते हैं? दास को अधिमई कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं और खिलौने वाले हल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के बारे में जानिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, कहाँ है ये? रावी नदी के तट पर है। कहाँ? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। 1921 में इसकी खोज हुई दयाराम सहनी के द्वारा, ठीक है, ये खोज है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। प्यारे मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तमिल महाकाव्य सिप्लादिकारम की रचना की गई है किसके द्वारा? इलांगो द्वारा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिएगा, इलांगो एक चेर राजकुमार है, जैन भिक्षु है, कवि है। जो सिप्लादिकारम है ये क्या है? पहले तो ये जानिए, ये कविता है। क्या है? इसके बारे में एक कविता है। क्या है? एक कविता है। और इस कविता में पंक्ति कितनी है ये भी याद रखिएगा। तो पंक्ति है 5730 पंक्तियां इसमें हैं, ठीक है। तमिल के 5 महान महाकाव्य हैं। मैं नाम बोलता हूं, जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। सिप्लादिकारम, शिवका चिंतामणि, कुंतल काशी, मजिम कलाई, वलयापति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किस लिए करवाया गया? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, ठीक है। शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, बिल्कुल सही है। पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए, बिल्कुल सही है। ए, बी और सी आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ? मलयालम भाषा का। कहाँ की है? दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। खासकर ये केरल में बोली जाती है। कहाँ? केरल में बोली जाती है। और केरल के साथ आप कह सकते हैं लक्षद्वीप में भी ये बोली जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो जो मलयालम भाषा है उसका प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिला है? सरकारी अभिलेख में। थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ। भारत की राजभाषा हिंदी है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्या कह रहा है? संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि, आपको बताना है क्यों ये एक सही संगठन था। तो कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया, ठीक है। इसने महिलाओं और कामकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया, ये गलत है। तो केवल एक आपका सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? बम्बई में। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ? जिस दिन आपका पेपर है 7 जुलाई को, और कब? 1854 को। ठीक है, 1856 में पहली बार उत्पादन, तो 56 में पहली बार क्या हुआ? उत्पादन हुआ। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी जान लीजिए। ठीक है, जूट उद्योग बंगाल में केंद्रित है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। जो मुंबई है उसको भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह भी नोट कर लीजिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और गुजरात को भारत का बोस्टन कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रचारकों की गतिविधि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें और बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा 21 का। कह रहा है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, बिल्कुल सही है। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा, लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे, बिल्कुल सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, बाद में आगे चल करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या कह रहा है देखते हैं। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? जाति उन्मूलन के लिए की गई थी, समझिएगा। देखिए, इसकी स्थापना दुर्गा राम मेहता जी, पांडुरंग और उनके दोस्त के एक समूह ने की। उनका मुख्य रूप से फोकस था जाति के जो नियम है उनको तोड़ दिया जाए। इसके द्वारा अपनी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन वो लोग ग्रहण करते थे, और इससे धीरे धीरे उन्होंने इस प्रथा को तोड़ने का भरसक प्रयास भी अपने इस संगठन के माध्यम से करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया? कौन है वो है पेरियार। चलिए समझते हैं, आप बहुत डिटेल में इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने लायक है, वो भी नोट कर लीजिएगा। पेरियार हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया। पेरियार का जन्म कब हुआ था याद रखिएगा, सितंबर 17, 1879 में हुआ था, तमिलनाडु में। जैसे कि वो जो आपके पेरियार हैं, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ होने के साथ स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूरी तरह खिलाफ थे। इसके साथ उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया था। तो पेरियार से संबंधित इतनी चीज़ें हैं, इनके बारे में खास तौर पे ये जानते रहिएगा, तमिलनाडु के थे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए कह रहा है
1927 और 35 के बीच B.R. अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों को जकड़ कितनी मजबूत है। ये भी सही है और बी ए की सही व्याख्या करते हैं, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक क्यों रोक दिया? 25 का राइट जवाब दीजिए आप लोग, बताइए जल्दी से, क्यों रोक दिया था? क्योंकि जो ये आंदोलन था ये हिंसा का रूप ले लिया था, हिंसात्मक हो गया था। समझिएगा, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। आगे समझिएगा, 5 फरवरी 1922 को, नोट करते चलिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी, याद रखिएगा, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपकी इसमें जुड़ी हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, सबसे पहले क्या इसमें हुआ था? सबसे पहले भैया आपका हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। कब हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। फिर खिलाफत आंदोलन, ये कब हुआ था? नवंबर 1919 में। इसके बाद दांडी मार्च चला था आपका 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च चला था, याद रखिएगा। और लास्ट में आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। तो ये था आपका क्रम, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा CDAB। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए भैया किस वर्ष हुई थी? 1950 में। डेट भी याद रख लीजिएगा, 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य भारत के लिए 5 वर्ष की योजना बनाना, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जो योजना आयोग के स्थान पर बनी, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग कहा गया। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। तो नीति आयोग का नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कह रहा है, विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? देखिए, विविधता में जो एकता शब्द है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस शब्द को दिया। इसे एक नाम और जानते हैं, अनेकता में एकता।
बहुत ही लोकप्रिय शब्द है, मतलब वाक्य है, जिसका इस्तेमाल संस्कृतियों, भाषा, धर्मों इनमें अंतर के बावजूद एकता के विचार को दर्शाने के लिए करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1946 में पुस्तक आई थी जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको पहले चैप्टर में मिलेगा। B.R. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च भी शुरू किया था गांधी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी की आत्मकथा है, तो गांधी इसमें आए हैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया क्या है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। B.R. अम्बेडकर आए हैं इसीलिए बता दिया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा गांधी को ज़्यादातर लोग इनके समय में आपातकाल की बहुत ज़्यादा घोषणा हुई थी, इसलिए भी इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, वह विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। बताइए भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? रूढ़िबद्ध धारणा। समझिए, रूढ़िबद्ध धारणा एक विचार है जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। रूढ़िवाद सामाजिक विद्या जो आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था अथवा पुराने अनुभव के आधार पर करती है। ठीक है, चलिए, रूढ़िवादिता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग वाल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में 1922 में किया, जिसका सामान्य अर्थ है रूढ़ युक्तियां पूर्व कल्पित विचार हैं, अर्थात पहले से ही सोची गई विचार हैं जो विभिन्न समूहों के बारे में बने रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का कार्य क्या होता है? बताइए। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, सिंचाई का प्रबंधन नहीं, ग्राम सभा की सूची नहीं, ग्राम पंचायत के फंड का नियंत्रण नहीं। ठीक है, लेखपाल एक राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, और 31 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? आपकी ग्राम सभा के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। चलिए आपको बता देता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, ये शुरुआत कहाँ से होती है ये जान लीजिए। ये शुरुआत होती है आपके राजस्थान से, और कब होती है? ये होती है 2 अक्टूबर 1959 को। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब आगे आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आप पढ़ते हैं आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में, जो इसका भाग 9 है हमारे संविधान का, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे चल कर के 73वां संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। कौन से संशोधन के द्वारा? 73वें 73। और इसको जब संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। आगे मैं आपको बताता हूँ
पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। बात को समझिए, 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला और 1993 में लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर, और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, यह सुनिश्चित करने के लिए मछलियों की संख्या या आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। बिल्कुल सही है। बड़े जलपोत इस अवधि या समय मछलियां पकड़ सकते हैं, ये गलत होगा। और नाव सुरक्षित रहे, गलत होगा। केवल ए आपका सही है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको बताता हूँ कि जो मानसून है, मानसून के दौरान मछली को पकड़ना प्रतिबंधित है। क्यों है? क्योंकि उस समय जो है इनके प्रजनन का समय होता है। पहले जो ये प्रतिबंध लगा था वो 41 दिन का था, लेकिन इसको बढ़ा करके 61 दिन का कर दिया गया है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपसे मछलियों से संबंधित एक क्रांति बहुत पूछी जाती है, नीली क्रांति। ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। एक मछली होती है झींगा मछली, उसी के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं 33 पर, और 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, इसका क्या अति संभाव्य कारण है? अगर यह उनके काम और आजीविका के स्वरूप में देखा जाए। उनकी खपत अधिक है? नहीं। वे आलसी और परिश्रमी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है, तो उनको मजबूरन ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये है। अब जैसे जब कोई काम नहीं मिलता है तो आदमी बेरोजगार हो जाता है, और भारत में बेरोजगारी 3 प्रकार की है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी है, तो 3 प्रकार की। एक है खुली बेरोजगारी, एक है मौसमी बेरोजगारी, और एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, और 34 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वो क्या कहलाता है? वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र। अब देखिए, जो निर्वाचन शब्द आया है, ये शब्द है चुनाव आयोग से रिलेटेड। चुनाव आयोग, क्योंकि हमारे यहाँ निर्वाचन कराने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग। इसका गठन कब हुआ था? अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भैया इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और इस निर्वाचन आयोग के पहले कार्यकारी जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन, ये भी याद कर लीजिएगा। आपसे पूछता है चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में आपके चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला कथन कह रहा है संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है संचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो पहला भी आपका कथन सही है और दूसरा भी आपका कथन सही है।
तो तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए संचार का मतलब क्या होता है समझिए। संचार का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और 36 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है? आपको इसका राइट जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा जीवन का अधिकार। क्या होगा? जीवन का अधिकार। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। देखिए जो आपका मूल संविधान है, समझिएगा, जो आपका मूल संविधान है, तो मूल संविधान में आपको कितने अधिकार दिए गए थे? वो थे 7। लेकिन आगे चल कर के होता है 44वां संशोधन। और 44वां संशोधन कब होता है ये भी जानते रहिएगा, 1978 में। और इसी संशोधन के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इनको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 37 क्या कह रहा है? राज्य से धर्म का पृथकीकरण की ओर ले जाता है। इसका मतलब क्या होगा आपको बताना है। 37 का राइट जवाब देना है क्या होगा? तो भैया ये होगा कि बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव, बिल्कुल सही है। और राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि, बिल्कुल सही है। सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपके ए, बी और सी राइट जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए। जो देखिए धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हमारे प्रस्तावना में हुआ है। देखिए एक शब्द है धर्म निरपेक्ष, और इस धर्म निरपेक्ष को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य का ऑफिशियली कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वो किसी धर्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, यही है धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात धर्म से राज्य का अलग होना। ठीक है ना, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? न्यायाधीश, पुलिस, सरकारी वकील। तो तीनों आपके निभाते हैं, तो चौथा इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है? किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की थी? सफाई कर्मचारी आंदोलन ने। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। कानूनों के संदर्भ में ए तथा बी को पढ़ें तथा पहचानिए कौन सा कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, और आपको इसका राइट जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग 40 का राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा 40 का राइट जवाब? ठीक है, चलिए बताइए 40 का राइट जवाब क्या होगा। ऐसे कानून जो निश्चित करते हैं कि फैक्ट्रियां हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करेंगी, गलत है। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाले कानून, गलत हैं। विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने वाले कारक, बिल्कुल ये सी आपका राइट जवाब हो जाएगा।
तो केवल सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, समझिएगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में लाया गया। तो जो आपका 1986 है, इसमें क्या आया था? उपभोक्ता संरक्षण, नोट कर लीजिएगा, संरक्षण अधिनियम आपका आया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार एवं हितों का संरक्षण किया जाता है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को, ये डेट याद रख लीजिएगा, 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो, इसका राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा भैया, जल्दी से बताइए। रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे, बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करे, बिल्कुल सही है। भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए, ये भी सही है। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ए बी सी आपके तीनों सही हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं और 42 का राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। बताइए 42 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वर्ग की विभिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होती है। बिल्कुल सत्य कथन है। विद्यार्थियों को गलत दिखाकर और सही का निर्देश देकर शिक्षकों को इन पूर्वाग्रहों का सामना करना चाहिए। तो भैया आप गलत दिखा करके सही निर्देश कैसे दे सकते हैं? ये तो गलत है। ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? एक सही और दूसरा गलत। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक शब्द है रूढ़िवादिता। क्या है? रूढ़िवादिता। ये रूढ़िवादिता जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर लिपमैन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर लिपमैन ने किया था। नोट कर लीजिएगा, वाल्टर लिपमैन ने किया था। ठीक है। और कब किया था? ये किया था 1922 में। और इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन। क्या है? पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। इसी बुक में इन्होंने इसको जो है बताया था। तो रूढ़िवादिता का हिंदी अर्थ क्या है? जैसे कि कोई परंपरागत बात है, बिना तर्क के उसको मानते चले आना, इसी को बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक शिक्षक, क्या कह रहा है? 43 का राइट जवाब देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संप्रेषण थीम पर परिचर्चा करते हुए आप निम्नलिखित सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के किस थीम को साथ जोड़ सकते हैं? इसका राइट जवाब आपको देना है। तो राइट जवाब क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ नहीं, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ, पंचायती राज के साथ नहीं, ग्रामीण एवं शहरी आजीविका के साथ। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, डी और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं और 44 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्नलिखित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना
चाहिए। आपको राइट जवाब देना है। किस पर उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समानता पर, समता पर, न्याय पर, रूढ़िवादिता पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, अर्थात अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 का राइट जवाब क्या होगा आइए देखते हैं। निम्नलिखित एक उदाहरण है बच्चों को गतिविधियों में संलग्न रखने का, ताकि वे जिए गए अनुभवों के माध्यम से सीख सकें। इसका राइट जवाब आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए। विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सिखाना, बिल्कुल ठीक है। विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सिखाना, बिल्कुल ठीक है। एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सिखाना, ये गलत है। एक वृत्त चित्र दिखाने के पश्चात परिचर्चा एवं युद्ध क्षेत्र में अनुभवों को बताना, ठीक है। तो ए बी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए तो ए बी डी आपके सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर, और देखते हैं 46 का राइट जवाब क्या होगा। विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अति उपयुक्त है। मान लीजिए आप कोई विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चा है, इस बच्चे को इस विषय वस्तु के बारे में पहले से पता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में इसके मस्तिष्क से इस जानकारी को कैसे बाहर निकालेंगे, यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे आप? कथा वाचन करेंगे? नहीं भैया, कथा वाचन से नहीं, निबंध नहीं, विचार मंथन सबसे बढ़िया है। क्या होता है? विचार मंथन रणनीति को हम अपनाएंगे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, हम उसके पूर्व ज्ञान को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना के साथ संबंध है, बताइए। 47 का राइट जवाब क्या होगा? तो मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना कौशल के साथ संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके साथ संबंध है? कौशल के साथ जो है इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए 48 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी, बताइए। सचित्र उदाहरणों का प्रयोग, न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं। सचित्र उदाहरणों का प्रयोग गलत हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकार को देखने के भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना गलत हो जाएगा। नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना गलत हो जाएगा। सभी अधिकारों को स्मरण करने, अब देखिए ये स्मरण शब्द निगेटिव है, एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना, तो सबसे न्यूनतम यही हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 49 पर और देखते हैं 49 क्या कह रहा है। एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन अर्थात केस स्टडी पर परिचर्चा करता है। अधिगम के कौन से पहलू पर वह बल दे रहा है या बल दे रही है? समझाने की क्षमता पर, स्मरण की क्षमता पर, तो ना तो समझाने की क्षमता पर है ना स्मरण की क्षमता पर है। साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने एवं भेद दिखलाने की क्षमता, बिल्कुल। साक्ष्य के माध्यम से भारतीय राज्य और साक्ष्य के माध्यम से रूस के राज्य
इनके भोजन संबंधी आदतों को जो है वो एक केस स्टडी करे, मतलब साक्ष्य के माध्यम से तुलना एवं भेद दिखलाने की क्षमता। ठीक है, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 50 क्या कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त एवं माता को कार्यालय जाते हुए दिखाती है कि पिता घर का काम करता है और माता कार्यालय जाती है। इसका लक्ष्य क्या है आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो बताइए भैया, बताइए जल्दी से। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, चलिए। लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ करना, नहीं भैया ये सुदृढ़ नहीं करेगा। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना बिल्कुल सही है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत है, प्रोत्साहित नहीं करेगा। लैंगिक समता को प्रोत्साहित करना बिल्कुल डी सही हो जाएगा, तो बी और डी आपके सही हो जाएंगे। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 पर देखते हैं क्या कह रहा है। एक कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चला के छोड़ देते हैं जिससे पानी व्यर्थ बह जाता है। उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने हेतु मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती है। वह किस शैक्षिक तरीके का उपयोग कर रही है आपको बताना है। शिक्षिका ने किसका उपयोग किया है, तो शिक्षिका ने वृत्तांत उपागम का उपयोग किया है। किसका, वृत्तांत उपागम का उपयोग किया है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक कक्षा का जो बच्चा है, अर्थात या जो बच्चे हैं, पानी के नल को जब वो चला करके छोड़ दे रहे हैं तो उससे पानी तो व्यर्थ बह रहा है। तो शिक्षिका ने जब उनको समझाने के लिए मरुस्थल से जुड़ी कहानी को सुनाया तो वह एक वृत्तांत उपागम का उपयोग कर रही है। जो आपका वृत्तांत उपागम है, अर्थात जो वृत्तांत है, वो सामाजिक विज्ञान में उसे एक व्याख्यात्मक उपागम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें कहानी कथन विधि का उपयोग शामिल है। तो यह विधि सबसे प्रभावशाली है, सबसे उपयुक्त है, क्योंकि छात्र कहानी के माध्यम से जल के महत्व को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और उनको उस अवधारणा के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी। संकल्पनाओं को परिभाषित करने के लिए अधिगमकर्ताओं को परिचय देना गलत है। वाद विवाद एवं परिचर्चाओं में अधिगमकर्ताओं को लगाए रखना बिल्कुल दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। कह रहा, फिल्मों में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाक पहने हुए एवं समूहों में नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, क्या वे परिणाम हो सकते हैं। बताइए भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा। जनजातियों की सांस्कृतिक जो विविधता का प्रदर्शन है, गलत है। आदिवासियों की दुर्दशा की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना, गलत है। वन उत्पादों और हस्तकला की बिक्री का प्रोत्साहन, गलत है। जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, बिल्कुल चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया है। बताइए क्यों किया गया है, इसका राइट जवाब दीजिए। तो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई थी, ये गलत है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई थी। ठीक है,
लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया, ये भी सही है। और सल्तनत के समय में कागज सस्ता हो गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। तो आपका बी सी डी राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना को रोकने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। चलिए भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, व्यवस्थित करके बताइए। तो सबसे पहले आपका होता है नियोजन। क्या होता है? नियोजन। तो नियोजन जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। तो नियोजन इसमें है, इसमें है। अब नियोजन के बाद होता है साक्षात्कार। तो आपका ये राइट जवाब हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग और फिर प्रस्तुत करना। ठीक है, तो 55 का भी आपको राइट जवाब मिल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। जीव मंडल क्या है? यह प्रश्न विद्यार्थी की क्षमता को पता लगाने के लिए है। कौन सी क्षमता को पता लगाने के लिए है? तो स्मरण करने की क्षमता को पता लगाने के लिए है। मेरी बात को समझिए। जीव मंडल क्या है? यह प्रश्न विद्यार्थी की स्मरण करने की क्षमता को पता लगाने के लिए है। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहते हैं। छोटे छोटे जीवाणुओं से लेकर के बड़े से बड़ा जीव सभी जैव मंडल में शामिल है। और हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, यह सब बहुत सी वस्तुओं पर निर्भर करता है, जैसे भाषा, दृष्टि मतलब देखना, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे स्मरण से रिलेटेड है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्मरण करने से। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से इकाई योजना के शिक्षण के समय संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा। कौन करेगा बताइए भैया? तो शिक्षक की सहायता करता है रचनात्मक आकलन। समझिए, रचनात्मक आकलन करता है। कौन करता है? रचनात्मक आकलन। देखिए, रचनात्मक आकलन की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या है समझ लीजिए। देखिए, पहले मैं रचनात्मक आकलन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, रचनात्मक आकलन जो है वो शिक्षण के साथ संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करता है। रचनात्मक आकलन छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, समझिएगा, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। अब मैं आपको इसके विशेषता को बताऊंगा, तब आप ज़्यादा समझेंगे। रचनात्मक आकलन की विशेषता क्या है, जिसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। यह एक निदानात्मक और उपचारात्मक है। और क्या है? यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान सुनिश्चित करता है। यह छात्रों के उनके अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए एक आधार प्रदान करता है। यह जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का गठन करता है। ठीक है, चलिए, यहाँ एक शब्द आया है स्व आकलन। ये क्या है? देखिए, स्व आकलन से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के क्रियाकलाप, मन के वृत्तियों को आकलन कर लेना, मूल्यांकन कर लेना स्व आकलन है। सहपाठी आकलन क्या होता है?
देखिए ये तो योगात्मक आकलन पता है, ये साल में एक बार जो होता है, ठीक है, आपका जो फाइनल एनुअल एग्जाम होता है। सहपाठी आकलन क्या है? एक संगठित सीखने की प्रक्रिया है जिसमें छात्र एक दूसरे को सहयोग करके काम की समीक्षा करते हुए बहुत ही आसानी से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए 58 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विविधता एवं भेदभाव पर इकाई के अंत में 3 विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। न्यूनतम से आरंभ करते हुए विद्यार्थियों की उनकी सक्षमता के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें, सही विकल्प का चुनाव करें। इसको व्यवस्थित करना है तो देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे अंतर्निर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है अगर भेदभाव को रोक दिया जाए। दूसरा बी कह रहा है पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता की व्याख्या करने में सक्षम है। सी कह रहा है विविधता एवं असमानता के बीच भेद करने में सक्षम है। तो सबसे पहले होगा पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता की व्याख्या करने में सक्षम है, फिर होगा विविधता एवं असमानता के बीच, और फिर ए होगा। तो आपका बी सी ए दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है? चलिए 59 का राइट जवाब दीजिए। भारतीय संसद में प्रश्नकाल की व्याख्या कीजिए, बिल्कुल नहीं। लेखपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक निगम पार्षद होते तो कौन से 2 मामलों को आप वरीयता देते? तीसरा आपका राइट जवाब है, ठीक है। यह प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर को प्रदान करता है। आलोचनात्मक चिंतन है क्या? तो चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए विमर्श, तर्क और विवेकशील चिंतन का उपयोग करने की चुनौती देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन। घूर्णन और परिक्रमा से संबंधित अवधारणाओं को पहचानने के लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है। यह किस प्रकार का आकलन हो सकता है? बताना है भैया। राइट जवाब क्या होगा? नैदानिक आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो बी और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? बी और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप एग्ज़ाम में बहुत समझ करके आंसर को लगाइएगा। आप पेपर का लेवल देख रहे हैं ना, किस लेवल का पेपर आ रहा है। तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करके जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को ही अच्छे से देख लीजिए। अब जो आपके पास समय बच रहा है, इस हफ्ते भर के समय में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खूब ज़बरदस्त लगा लीजिए। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वादा करता हूँ मैं आपसे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।